प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आधुनिक हिंदी साहित्य की विविध काव्य धाराओं पर विस्तार से बात की है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक हम पढ़ते पढ़ते चर्चा करते हुए और विशेष बातें करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं के उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं या लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही पिछली 2 कक्षाओं में हमने प्रयोगवाद के उद्भव, विकास, उनके प्रवर्तक और अज्ञेय जी के नेतृत्व में निकले हुए 4 तार सप्तक, उनमें संकलित कवियों की 28 कवियों की रचनाएं, इन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। 4 तार सप्तकों के जो 7 कवि हर सप्तक में, उनके सूत्रों को मैंने विस्तार से आपको समझाया है कि कैसे इन 28 कवियों को आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद वाली कक्षा में हमने प्रयोगवाद की जो प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आपके 12 अंकों का जो एक प्रश्न आएगा वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि से संबंधित होगा। एक ही प्रश्न और वो अथवा में होगा। तो जहाँ तक महत्वपूर्ण प्रश्न की हम चर्चा कर सकते तो भारतेंदु और द्विवेदी युग में से एक आ सकता है, या फिर छायावाद या प्रगतिवाद, इनमें से भी एक हो सकता है। प्रयोगवाद और नई कविता में से एक हो सकता है। तो आज हम प्रयोगवाद और नई कविता, क्योंकि इन दोनों में कोई विशेष तात्विक भेद नहीं है। प्रयोगवाद की जितने कवि हैं वो सारे के सारे कवि नई कविता काव्य धारा में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रयोगवाद की जितनी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं वही की वही काव्य प्रवृत्तियाँ नई कविता में भी सम्मिलित हो जाती है। तो प्रयोगवाद और नई कविता एक तरह से समय सीमा इनकी अलग अलग नहीं की जा सकती। 1943-1953 तक प्रयोगवाद कहलाता है और 1953 यानी 1954 के बाद से लेकर के अब तक की कविताएं जो है नई कविता में सम्मिलित होती है। तो कवि वही के वही हैं और उनकी प्रवृत्तियों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आप ध्यान दें, प्रयोगवाद पे प्रश्न आता है तो यही प्रवृत्तियाँ आपको नोट करनी है, लिखनी है, और नई कविता पे प्रश्न आता है तो यही के यही कवि हैं और यही की यही काव्य प्रवृत्तियाँ भी आपको उसी में भी लिखनी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं या लक्षण। प्रयोगवादी कविता विषय, शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हट करके हैं। पुरानी परंपरा का तात्पर्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद से बिल्कुल हट करके हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इनमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है। ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभरती है। नवीनता यानी नवीन विषय, नवीन उपमान और नवीन शिल्प। मुक्त यथार्थवाद या नग्न यथार्थवाद का समाज का चित्रण, और बौद्धिकता की प्रधानता यहाँ पर हृदय पक्ष से थोड़ा ह्रास हुआ, उसका भावना या रागात्मक तत्व का ह्रास यहाँ पर हम देखते हैं। क्षणवादी जीवन दर्शन यानी जो कुछ है उसको हम भोग लें, उसका उपभोग कर लें। प्रयोगवादी कवियों को न तो भविष्य पे विश्वास है, ये तो केवल वर्तमान में जो क्षण है उन सभी का उपभोग करना चाहते हैं। एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा यानी आम व्यक्ति की जो शैक्षिक वर्जनाएँ हैं या उसकी निराशा, हताशा, कुंठा आदि को इन्होंने विषय वस्तु बना करके अपनी कविता में प्रस्तुतिकरण किया है। शिल्प की दृष्टि से भी इनमें नवीन उपमान, प्रतीक, बिंब एवं भाषा के नए प्रयोगों का रुझान भी हमें दिखाई देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की जो पहली काव्य प्रवृत्ति हैं, यहाँ पर प्रमुख चीज़ों को ही मैं उल्लेखित करूँगा, क्योंकि यहाँ करीबन 17-18 काव्य प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आप करीबन 10-12 प्रवृत्तियों का आप वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, हम बढ़ रहे हैं नवीनता की प्रवृत्ति। नवीनता का सीधा तात्पर्य कि अज्ञेय आदि ने ये कहा है
हम प्रयोगवादी कवि नई राहों के अन्वेषी है, यानी नए नए रास्तों के खोज करता है। ये यहाँ तक पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी विषय वस्तु की, उसका इन्होंने विच्छेद किया है। नवीनता के प्रति इन कवियों का आकर्षण देखते ही बनता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, आओ हम उस अतीत को भूलें, यानी परंपरागत चीज़ों को हम भूल जाएं और आज की अपनी राग रंग को छू लें, यानी वर्तमान में जो सब कुछ है उनसे हम उन यानी उसको जीवन का अंग बना लें और वर्तमान का हम उपभोग करें। मुद्रा राक्षस, बाथरूम, क्रोशिए, गरम पकौड़ी, चाय की प्याली, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, सायरन आदि नवीन विषय इन कवियों ने चुने हैं। चप्पल, साइकिल, तेल, नॉन, लकड़ी जैसी शब्दावली का उपयोग करते हुए इन्होंने अपनी बातें कही है। तो नवीन विषय वस्तु और नवीन शिल्प इन प्रयोगात में और नई कविता में हमें देखने को मिलता है। अगली काव्य प्रवृत्ति है बौद्धिकता की प्रवृत्ति, यानी भावना की जगह बुद्धि पक्ष की इस काव्य में प्रबलता है। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष यहाँ पर सबल हैं, क्योंकि इन्होंने नवीन उपमान, नवीन छंद, नवीन भाषा, नवीन विषय वस्तु को चुना है। तो नया कवि बुद्धि को झकझोरता है। इससे एक तरह से दुष्परिणाम ये हुआ कि कविता रसहीन हो गई है, भावना का प्राय ह्रास हो गया है। हृदय पक्ष की जगह बुद्धि पक्ष को प्रमुखता मिल गई है। इसलिए कहा जाता है कि एक तरह से प्रयोगवादी कविताओं को पढ़ने के लिए पाठक को शब्दकोश उठाना पड़ता है, यानी वो बौद्धिक चकाचौंध में पाठक केंद्रित हो जाता है, उसको रसानुभूति नहीं हो पाती है। ये एक इस कविता का दुर्बल पक्ष है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरी काव्य प्रवृत्ति अतिशय वैयक्तिकता, यानी वैयक्तिकता तो छायावाद में भारतेंदु युग में भी वैयक्तिकता थी, लेकिन यहाँ अतिशय वैयक्तिकता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन के जो घरेलू पक्ष हैं, सुख दुख, वेदना, करुणा, निराशा, हताशा आदि को भी इन्होंने कविता का विषय बना करके उन्होंने कविताओं में उन विषय वस्तुओं को प्रस्तुत किया है। यानी व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख, विक्षेप, निराशा, कुंठा आदि आत्म केंद्रित होकर के इन कवियों ने चित्रण किया है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है भारत भूषण अग्रवाल जी का। साधारण नगर के एक साधारण घर में, यानी साधारण नगर हैं, सीधा साधा नगर, उसके एक साधारण से सिंपल घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन का चित्रण जो कवि ने आत्म केंद्रित होकर के अपने बारे में लिखा है, ये बिल्कुल यथार्थ है। अगली जो काव्य प्रवृत्ति है क्षणवादी जीवन दर्शन। मैंने पहले ही बताया कि क्षण जो क्षण सामने मौजूद है उन क्षणों का भोग कर लेना, यानी ये प्रयोगवादी कवि वर्तमान को ही सब कुछ मानकर उसे पूरी तरह भोगने के आकांक्षी हैं, उसका भोग कर लेना चाहता है इन सुखों का। क्या पता ये सुख कब चले जाएं, जीवन का साथ छोड़ के चले जाएं, यानी उन्हें भविष्य पर विश्वास नहीं है। छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए इन कवियों को स्वयं के अमर होने पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए वर्तमान को ही सब कुछ मानते हैं और वर्तमान के क्षणों का भोग कर लेना चाहता है। और ये ऐसी स्थितियाँ इसलिए हुई कि क्योंकि मूल्य पतन से समाज में निराशा के स्वर जन्मे हैं और उसी वजह से ये जो कुछ है उन सुखों का भोग कर लेना चाहते हैं। अगली जो काव्य प्रवृत्ति हैं पांचवी देखिए, भोगवाद एवं वासना का चित्रण। भोगवाद एवं वासना का चित्रण, दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण इस प्रयोगवादी कविता में हुआ है। कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणियाँ भी की गई है, यानी एक तरह से सेक्स में जो अश्लीलता आती है उनको भी इन कवियों ने चित्रित कर दिया है, जो काव्य को अपनी गरिमा से निम्न स्तर तक ले जाता है। आहे मेरा श्वास से उत्तप्त, देखिए यहाँ पर आहे मेरा श्वास से उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई ये लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। ये गे जी ने जो इसके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं उनकी ये पंक्तियाँ हैं जिसमें अश्लीलता अपनी हद को पार कर रही है। इसी तरह से शकुंत माथुर जो गिरिजा कुमार माथुर की जो पत्नी है उनकी एक पंक्तियों का उदाहरण यहाँ पर देखिए, बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की। क्या ऐसी बात साहित्य में कही जा सकती है? ये
सुसंस्कृत नहीं है, मर्यादा से परे हैं। बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरते जवान हैं। आज कह दो इन अंगुलियों से, आज कह दो इन अंगुलियों से, पेश आए मुनासिब बहरहमी से। क्या एक नारी इस तरह से अपने प्रेमी से कह सकती है, इस तरह से का इजहार कर सकती है, ये भारतीय संस्कृति में एक तरह से स्वीकार्य नहीं है। तो ये कवि भोगवाद और वासना के चित्रण करने में अश्लीलता तक भी टिप्पणियाँ कर चुके हैं। अगली जो काव्य प्रवृत्ति है यथार्थवादिता की प्रवृत्ति, यानी यथार्थवाद। इससे पूर्व की काव्य प्रवृत्ति प्रगतिवाद में भी रही हैं, जिसमें किसानों, मजदूरों आदि की दयनीय और नारी की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्र समाज के सामने उपस्थित किया। सामाजिक विषमता का चित्रण, शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति चेतना, मानवतावाद, नारी चित्रण, ये सारी प्रवृत्तियाँ जो है यथार्थवादिता की प्रवृत्ति प्रगतिवाद में भी थी। लेकिन यहाँ अतिशय यथार्थवाद, यानी मनुष्य, स्त्री और पुरुष के आम जीवन से जुड़े हुए घरेलू पक्षों को भी इन्होंने नग्न यथार्थ के रूप में चित्रित किया। जैसे सेक्स के संदर्भ में जो वर्जनाएँ होती है, जिन पर हम आपसी चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, पर्दे में रहने वाली जो चीज़ें होती हैं, उन वर्जनाओं से आक्रांत होकर के इन कवियों ने जीवन के नग्न यथार्थ को कविता का विषय बनाया, जिसमें अश्लीलता का समावेश हो गया और एक तरह से रीतिकाल की सी गंध हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। अगली काव्य प्रवृत्ति है सातवीं, आधुनिक युग बोध, यानी मानव जीवन में विद्यमान जो यातना है, घुटन है, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व, संघर्ष, निराशा को इन कवियों ने काव्य का विषय बनाया। आधुनिक जीवन यानी आधुनिक युग का बोध, जो कुछ है उनसे ये कवि रूबरू हुए हैं। समाज में निराशाएं, हताशाएं या सामाजिक मूल्यों का पतन आदि सब कुछ इन कवियों ने अपनी आंखों से देखा और उन्हीं को इन्होंने कविताओं में उतारा। तो इसे हम कहते हैं आधुनिक युग बोध। अगली काव्य प्रवृत्ति लघु मानव की प्रतिष्ठा, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यानी ब्रह्मा की सत्ता के स्थान पर इन्होंने मानव की सत्ता को स्थापित किया। मानव ही सब कुछ है और मनुष्य के सुख, दुख, वेदना, हताशा, पीड़ा, निराशा, उसकी स्थिति का जो चित्र है, हकीकत चित्र, उन्होंने इस कविताओं में स्थान दिया। यानी आम मानव को, निम्न से निम्न स्तर के मानव को, समाज के नीचे से नीचे स्तर के मानव को भी इन्होंने कविता का विषय बना दिया और उसका जो रहन सहन, खान पान जो कुछ है, उसको भी इन्होंने कविता का विषय बनाया। तो ये नवीन विषय वस्तु हो गई। इसी तरह से अगली काव्य प्रवृत्ति प्रेरणा अनुभूति, यानी प्रेम को इन्होंने एक तरह से यौन आकर्षण, मांशल माना है। रीतिकाल की कुछ बू यहाँ आने लग जाती है। नारी को पूर्णतः इन्होंने भोगने का आकांक्षी पुरुष है, यानी नारी को पूर्ण रूप से भोग करने का जो अधिकार है वो पुरुष को है। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो रीतिकाल की दरबारी काव्य प्रवृत्ति हैं, जो इस प्रयोगवाद में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे अज्ञेय जी की कुछ ये पंक्तियाँ हैं, प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है वीरे, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। ऐसी पंक्तियाँ अज्ञेय जी लिखते हैं। इसी तरह से कोसवत सिमटती रहे ये चाहती नारी, कोशवत सिमटती रहे ये चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये इस तरह की प्रवृत्तियाँ रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ थी, जो यहाँ प्रयोगवाद में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह का जो ये प्रेम है वो अपने अश्लीलता की हद तक पहुँच चुका है। अगली जो काव्य प्रवृत्ति हैं वो है सौंदर्यबोध और यौन वर्जनाओं के प्रति असंतोष, यानी सामाजिक मर्यादाओं में रहकर के हम स्त्री पुरुष के संबंधों को हमें देखना चाहिए, उसी तरह से उसके सौंदर्य का चित्रण होना चाहिए। अंधविश्वास और रूढ़ियों का इन कवियों ने खंडन किया। प्राचीन जो रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, उनका इन्होंने अपने ओर से संबंध विच्छेद किया और जिजीविषा यहाँ मुखरित हुई है। अस्तित्ववाद के स्वर यहाँ मुखरित होते कि मनुष्य जीवित रहें, अपने अस्तित्व को बनाए रखें, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने मन की संतुष्टि के लिए उसे सेक्स वर्जनाओं को तोड़ करके ऊपर उठ करके उन्हें सेक्स का भोग करना पड़े, क्षण का भोग करना पड़े, जो वर्तमान है उसका उपभोग करना पड़े। तो यहाँ तक भी इन कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। अगली 11वीं काव्य प्रवृत्ति युग के प्रति अनास्था का स्वर, यानी जो समय चल रहा आधुनिक युग, उसमें ईश्वर के प्रति विश्वास, धर्म, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों के प्रति परंपरागत जो धारणाएं जो बनी थी, आध्यात्मिक है भारत देश, और उनके प्रति इन्होंने अनास्था प्रकट की है,
अस्वीकार्य किया है, उन परंपरागत मूल्यों और सामाजिक और नैतिक धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था को इन्होंने अस्वीकार्य किया है, क्योंकि इन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन में इन सबको बाधक माना है और वैयक्तिक जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को इन्होंने कविताओं के माध्यम से उभारा है। तो इन मूल्यों की और नैतिकता और धर्म की इन लोगों ने परवाह तक नहीं की। अगली काव्य प्रवृत्ति अस्तित्वबोध। शास्त्र का जो अस्तित्ववादी जो दर्शन है वो यहाँ पर प्रयोगवाद में चरितार्थ होता है। अज्ञेय जी की कविताओं और अन्य प्रयोगवादी कवियों ने उस अस्तित्ववाद को लेकर के कि समाज में मनुष्य का अस्तित्व बना रहना चाहिए, वो अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाए, अस्तित्व के प्रति जागरूक करके इन्होंने जिजीविषा की भावना पैदा की है। यांत्रिक, आज का युग यांत्रिक और भौतिकवादी युग है और इसमें मनुष्य का जो हृदय पक्ष है वो कमज़ोर हो गया है और बुद्धि पक्ष वो प्रबल हो गया है। तो इस यांत्रिक और भौतिकवादी जीवन दर्शन में जो ये प्रयोगवादी कविताएं हैं ये मानवीय अस्तित्व की रक्षा का पोषण करती है। मानव के अस्तित्व को बचाया जाए, चाहे हिंसा, अहिंसा, संप्रदाय, आतंकवाद, चाहे कुछ भी हो, मानव का अस्तित्व किसी न किसी तरह से बचे और वो अपना जो जीवन है उसका सही सदुपयोग करें और वर्तमान के क्षणों का वो भोग करें, भविष्य की वो चिंता नहीं करें। अगली काव्य प्रवृत्ति है 13वीं और वो है वैयक्तिक पीड़ाओं की स्वीकृति। यानी जिस तरह से वैयक्तिक पीड़ाओं का चित्रण छायावाद में हुआ है, छायावाद में वेदना, करुणा, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आदि वैयक्तिक जीवन को वो व्यष्टिवादी काव्य जिसमें व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को कविताओं में चित्रित किया गया और यही प्रवृत्ति यहाँ पर प्रयोगवाद में भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, वहन करो ओ मन, वहन करो ओ मन, वहन करो पीड़ा, आत्मजा है स्वीकार करो। अर्थात ये पीड़ा तुम्हारी बेटी आत्मजा है, बेटी है, इसे स्वीकार करो। आंचल में ढक कर रक्षण करो। ये नरेश मेहता जी की पंक्तियाँ हैं। इसलिए वैयक्तिक पीड़ाओं की अभिव्यक्ति इन्होंने कविताओं में की है ताकि कविताओं को पाठक पढ़ करके उस पीड़ा की रक्षा कर सकें। 14वीं काव्य प्रवृत्ति है दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण। में बार बार चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर सेक्स जो वर्जनाएँ हैं, स्त्री और पुरुष के जो आम जीवन से जुड़े हुए जो घरेलू प्रसंग हैं, वैयक्तिक प्रसंग जिनकी हम चर्चा अन्य पुरुषों के साथ भारतीय संस्कृति में नहीं कर सकते, जिसमें अश्लीलता की गंध आती है, ऐसी दूषित वृत्तियों का चित्रण भी इन प्रयोगवादी कवियों की कविताओं में मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर अनंत कुमार जी की कुछ एक कविता है, पाषाण। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। तो यहाँ पर भी एक तरह से जो मन की तमन्नाएं हैं, जो लालसाएं हैं, वो अश्लीलता की हद को पार कर रही है। अगली काव्य प्रवृत्ति 15वीं है सामाजिक विद्रूपता का चित्रण। सामाजिक विद्रूपता यानी बेढंगापन, समाज का जो स्तर गिर चुका है, जहाँ सामाजिक मूल्यों का पतन होने के बाद में जो स्थिति हो जाती है, उसका भी चित्रण इन कवियों ने किया है। जैसे राजेंद्र किशोर जी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर हैं। लगता है कहीं ठोर नहीं, लगता है कहीं ठोर नहीं, आज का मनुष्य गर्भ से धक्का देकर निकाला हुआ ऋषि पुत्र। क्या ऐसी बात कही जा सकती है कि आज के मनुष्य को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया और एक ऋषि पुत्र बन गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, सामाजिक मूल्यों का पतन हो सकता है, मनुष्य की परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती है, जिसमें ऐसी कविताओं का चित्रण प्राय नहीं होना चाहिए। लेकिन इन कवियों ने नग्न यथार्थ समाज की विद्रूपता का, पतन होते हुए समाज का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। अगली काव्य प्रवृत्ति को देखिए 16वीं, वो है साधारण विषयों का चयन। बहुत ही साधारण से साधारण विषयों को भी इन कवियों ने चुन लिया है, घरेलू विषयों को जिसको कह सकते हैं। मनुष्य अपने समाज में, अपने परिवार में जब रहता है तो परिवार में सुबह शाम उसकी जो दैनिक दिनचर्या होती है, उन विषयों पर भी इन कवियों ने लेखनी लिख डाली है। तो ऐसा विषय एक तरह से उन्होंने नवीन विषय वस्तु, नवीन उपमान और नवीन शैली जो प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा जाता है, वो यहाँ पूरी तरह से चरितार्थ होती है। जैसे साधारण विषयों का चयन देखिए, बैठकर ब्लेड से नाखून काटे। क्या ये बात कहने की है? प्राय नहीं, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको हम नकारते हैं। बैठकर ब्लेड से नाखून काटे, बढ़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छांटे, या खुजलाए जमुआए, कभी धूप में आए कभी छाँव में जाए। ये दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है जिन साधारण विषयों पर इन कवियों ने कविताएं लिखी है और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियाँ हैं।
अगली काव्य प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। व्यंग्य एवं कटुक्तियाँ ये सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद में है। इन्होंने समाज की विद्रूपताओं, सामाजिक मूल्यों के पतन पर व्यंग्य किया है। मनुष्य के जो दोह रूप होते हैं, दोहरा रूप, यानी मुखौटे धारण करने वाले राजनीतिज्ञों और इन सभी पर इन्होंने कड़वे सच को उजागर किया है व्यंग्य के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पर नेताओं को, राजनीति को, उसको संबोधित करते कहेंगे, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सांप यानी राजनेताओं को, राजनीति में रहने वाले लोगों को सांप और सर्प बना करके कहा जा रहा है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न कभी होंगे। ठीक है। नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं, फिर कैसे सीखा डसना, अर्थात लोगों का शोषण करना कैसे सीखना, भ्रष्टाचार कैसे पनपा, विष कहाँ से पाया, अर्थात ऐसी दुर्भावनाएं कहाँ से जन्म ली और कहाँ से तुमने शिक्षित होकर के शिक्षा प्राप्त की है। अज्ञेय जी की ये पंक्तियाँ जिसमें व्यंग्य के माध्यम से राजनीति पर करारा व्यंग्य हैं। अंतिम काव्य प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते हैं। शैलीगत काव्य प्रवृत्तियाँ। शैलीगत काव्य प्रवृत्तियों में जैसे नए नए प्रतीकों का प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग किया है। जैसे प्यार का बल्ब फीज हो गया, यानी प्यार में अनबन होना, प्यार में मनमुटाव होना, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। बल्ब फ्यूज हो गया। नए उपमानों को देखिए। ऑपरेशन थिएटर सी, हर जगह काम करते हुए भी चुप, यानी किसी नायिका का चित्रण है यहाँ पर कि वो चुपचाप अपने काम में लीन है। जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में जो काम करने वाली जो नर्स सिस्टर होती है वो चुपचाप काम में लगी हुई रहती है, उसी तरह से एक नारी का चित्रण। इसी तरह से बिंब देखिए। उड़ता रहे चिड़िया सरी का, उड़ता रहे चिड़िया सरी का, ये तुम्हारा श्वेत आंचल, इस तरह के प्रयोग। इंजन के हेडलाइट सा, बहुत पहला नवीनतम प्रयोग। इंजन के हेडलाइट सा, शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। कितने ज़बरदस्त प्रयोग इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। इसी तरह से प्यार का नाम लेते ही, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख यानी लाल हो जाती है, ऐसे नवीनतम प्रयोग। इसी तरह से कोठरी में दीपक की लो, कोठरी में दीपक की लो सेंकती ठंडा अंधेरा, ये नवीनतम प्रयोग। मस्तक इतना खाली खाली, लगता जैसे कोई सड़ा हुआ नारियल। धर्मवीर भारती जी ने इनका प्रयोग, इन पंक्तियों को लिखा है। मस्तक इतना खाली खाली, लगता जैसे कोई सड़ा हुआ नारियल, यानी मस्तिष्क में उच्चतम विचार न है। तो हम निष्कर्षतः हम कह सकते हैं प्रयोगवाद की जो सारी काव्य प्रवृत्तियों को हमने देखा, ये 18 प्रवृत्तियाँ ये हैं। फिर शैलीगत प्रवृत्तियों को आप लेकर के 20 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर बन जाती है। और एक ही यही काव्य प्रवृत्तियाँ, एक ही यही विषय वस्तु जो है नई कविता की विषय वस्तु भी बनती है और वो नवीनतम यथार्थ की ओर बढ़ती है। नए नए विषयों की ओर वो कविताएं जो है आम जनजीवन को लेकर के वो चलती हैं। तो एक ही यही काव्य प्रवृत्तियाँ और एक ही ये कवि जो है नई कविता के कवि बन जाते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख रूप से जो प्रवृत्तियाँ उभर करके आती है हमारे सामने, एक तो है बौद्धिकता की प्रवृत्ति। भाव पक्ष निर्बल होकर के कला पक्ष यहाँ पर सबल हो जाता है। बुद्धि की तर्क की कसौटी पर इन कविताओं को कसा गया और आम पाठक के समझ में आने वाली कविताएं नहीं हैं। जैसे गजानन माधव को मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता, अंधेरे में कविता, पाठक उनको पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है लेकिन उसको अर्थ समझ में नहीं आता। छंदहीनता यानी मुक्त छंद में लिखी हुई ये कविताएं हैं। अश्लीलता, रीतिकाल की सी बू गंध हमें यहाँ आने लग जाती है। मुक्त यौन चित्रण यानी समाज भारतीय संस्कृति इसको यानी एक तरह से भारतीय संस्कृति जो है यौन की बातें जो है मर्यादा में रह करने की अनुमति देती है, लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने उन परंपरागत नियमों को तोड़ करके उनसे संबंध विच्छेद करते हुए यौन की जो बातें होती हैं उनका खुला यौन चित्रण इन कविताओं में हुआ, इसलिए इसमें अश्लीलता का समावेश भी हो गया है, जो इस प्रयोगवाद का एक काव्य दोष भी कह सकते हैं हम इसे। क्लिष्ट, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, क्लिष्टत्व दोष हम यहाँ पर कह सकते हैं, यानी बुद्धि के तर्क पर इन कविताओं को कसा गया है। अशोभन उपमान, जो व्यवहारिक जीवन में जो अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे ऐसे उपमानों का इन्होंने प्रयोग कर लिया है। अरुचिकर दृश्य, जैसे अज्ञेय जी ने गधे को विषय बना करके गधे का एक तरह से पेशाब करना, उसी को ही उस आकृति में ही उसके ऊपर कविताएं वो लिख देते हैं। तो एक तरह से अरुचिकर दृश्य और विषयों को इन लोगों ने चुन लिया है, जो कि इस नई कविता में ये दोष कहे गए हैं जिनको नई कविता में नकारा गया। अश्लीलता की जो प्रवृत्ति है उसको नकारा गया,
अरुचिकर जो दृश्य इन्होंने चित्रित किए उनको नकारा है और फिर वो नई कविता चल पड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब तक मैंने आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के कवियों का संक्षिप्त परिचय, इन कालखंडों के उद्भव और विकास की परिस्थितियाँ और इन पांचों काव्य प्रवृत्तियों पर की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, जो लक्षण हैं, उन पर हमने विस्तार से बात कर ली है, विस्तार से चर्चा कर ली है। इस विषय को गंभीरता के साथ आपने पढ़ लिया है और हम अब एक अंतिम क्लास में आपके लूँगा और वो रहेगी आपके नई कविता विषय पर, क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जो नई कविता के जो कवि हैं उनको हम अलग से अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।